Hello students, today we understand class 5th science term 3rd chapter 4 pollution यानी कि प्रदूषण। इस चैप्टर में हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Today's our topic are our environment, pollution, air pollution, greenhouse effect, harmful effect of global warming। इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, टिक करेक्ट द एक्टिविटीज डेट हार्म आवर इन्वायरमेंट। आपको ये जो पिक्चर्स दे रखे हैं इनमें से जो ऐसी एक्टिविटी के ऊपर टिक करना है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो आप इसमें से देखिए किससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन पोस्टर के ऊपर आप क्या करो, टिक लगा दो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो पर्यावरण जो होता है वो क्या होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अवर इन्वायरमेंट। लिविंग यानी कि जीवित वस्तुएं जो होती है वो, और नॉन लिविंग यानी कि जो मृत या फिर निर्जीव वस्तु जो होती है, उन सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। प्लांट्स, एनिमल्स इन द ह्यूमन आर लिविंग थिंग्स। प्लांट, एनिमल और ह्यूमन ये सारे क्या है, जीवित है। एयर, वाटर एंड लैंड आर नॉन लिविंग थिंग्स। एयर, वाटर और लैंड ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही अपने आप में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कास्ट अ ग्रेट लॉस टू आवर इन्वायरमेंट। हमारी कुछ गतिविधियों के कारण क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ह्यूमन हैव चेंज द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमने क्या करा है, हमारे पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तित कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड टू कंस्ट्रक्ट हाउस एंड द रोड्स एंड टू स्टेब्लिश इंडस्ट्रीज। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, हमने क्या करा, फॉरेस्ट को, जंगलों को खत्म कर दिया। काहे के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए हमने क्या करा, जो जंगल थे बहुत ज़्यादा उनको सबको खत्म कर दिया। दिस कैन डैमेज नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी एनिमल्स। जिससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे प्राकृतिक जानवर थे उनके घरों को क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिससे उनकी प्रजातियां क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण से क्या क्या होता है, एडिशनल ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एयर, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड अ पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल रिस्पेक्टिवली। अब मान लीजिए पानी के साथ में, हवा के साथ में, या फिर सॉइल यानी कि मिट्टी के साथ में अगर कुछ एडिशनल जो कि अनवांटेड, जिसको हमको ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं है, और जो कि हार्मफुल यानी कि हमारे लिए खतरनाक हो, वो सब्सटेंस अगर उसमें मिल जाते हैं एयर, वाटर और सॉइल में, तो वो फिर क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं, एयर, वाटर और सॉइल तीनों को। सब्सटेंस दैट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। वो सब्सटेंस जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता हो वो क्या कहलाता है, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड द इंडस्ट्रीज पोल्यूट एयर। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज से या फिर जो व्हीकल यानी कि हमारे जो वाहन जो है उनसे जो धुआं निकलता है उससे क्या होती है, एयर पोल्यूट होती है। Garbage from houses and industry throw in an open or in water bodies pollute the land and water। उसी तरीके से घरों से या फिर इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है उसको हम क्या करते हैं, खुली जगह में फेंक देते हैं या फिर पानी की नदियों वगैरह में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, लैंड और वाटर दोनों ही पोल्यूट होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर पोल्यूट वाटर। अब जो केमिकल वेस्ट फैक्ट्रीज का होता है उसको अगर हम वाटर बॉडीज में अगर डिस्चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। ऑल पोल्यूटेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। सारे ही पोल्यूटेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको पूरी तरीके से डिकम्पोज किया जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, है ना, उनको पूरी तरीके से डिकम्पोज किया जा सकता है। ऐसे जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जिसमें फंगी हो गया, सॉरी आपका पेपर हो गया, या फिर हमारा जो ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो वुड हो गया, ये सारे किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। वेजिटेबल्स,
सीरियल्स, पल्सेस, ये सब किस में आते हैं? बायोडिग्रेडेबल, जिसमें फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं उनकी हेल्प से उनको डिकम्पोज करवाया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये हमको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होते हैं, इसलिए इनको हम जितना भी यूज़ करना चाहे उतना कर सकते हैं। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इस तरीके के क्या होते हैं, जैसे कि ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको आप कितने भी समय तक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रखोगे तो भी ये डिकम्पोज नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाएंगे। अब अगला आता है हमारा एयर पोल्यूशन या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ जो है वो पूरी किससे घिरी हुई है, अलग अलग तरीके की जो गैसेस है उनकी लेयर्स से, तो उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेस ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, हमको किससे, सन की जो हार्मफुल रेस होती है, खतरनाक किरण जो होती है सूर्य की, उससे हमको बचाता है। ड्यू टू द एयर द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज हैज इंक्रीज्ड इन द टेम्परेचर। अब जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैसेज है। These gases have the ability to trap energy from the sun and do not allow heat to escape into space। इनमें ये जो गैसेस होती है इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये क्या करें, सन से जो हीट रिसीव होती है उसको क्या कर सकते हैं, ये ट्रैप कर सकते हैं और उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं स्पेस में। दिस कीप्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्मर टू सस्टेन लाइफ। तो ये क्या करते हैं, अब जब इन्होंने एनर्जी, सन एनर्जी को ट्रैप कर लिया तो उससे क्या होगा, हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज हैज राइज्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जितनी ग्रीन हाउस गैसेज का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, हमारा अर्थ का टेम्परेचर, और उससे हमको परेशानियां शुरू हो जाएगी। द राइज इन द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब जब हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जिन गैसेज के कारण या फिर अब उससे क्या होगा, इस पे हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। Greenhouse gases primarily comes from the burning fossil fuels for our cars, trucks, ships, trains and the planes। अब क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो और किससे आती है, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम कार में, ट्रक में, शिप में, ट्रेन में या फिर प्लेन्स में यूज़ में लेते हैं उनके धुएं से। वी शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू सेव द अर्थ। अगर हमको हमारी पृथ्वी को बचाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है कि यानी कि जो ईंधन है इन ईंधनों का यूज कम करना पड़ेगा। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे अर्थ पे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रहा है तो उससे हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और वो हम सबको फेस करना पड़ेगा। इंक्रीज टेम्परेचर काज द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर हमारे अर्थ का बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे अर्थ पे जितने भी जो ग्लेशियर्स है यानी कि जहाँ या फिर आइस कैप्स है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वो क्या होंगे, पिघलना शुरू होंगे। मेल्टेड आइस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओशन। तो क्या होगा, अब वो बर्फ जब पिघलेगी तो पानी बन के वो पानी कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा, तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। दिस काज सी लेवल टू राइज थ्रेटनिंग लो लेइंग कोस्टल सिटीज। तो उससे क्या होगा कि जो समुद्र का जो पानी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, उस एरिया में जो लोग बाग रह रहे हैं
उनको इस चीज़ से नुकसान होगा, क्योंकि उनके घर वगैरह जो है वो उसके पानी के साथ में बह के चले जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर events like the cyclones, drought, and the floods are becoming more frequent as a result of global warming. अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि जो जैसे साइक्लोन हुआ, ड्रोट यानी कि सूखा, फ्लड यानी कि बाढ़, इस तरीके की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। Reduced rainfall and increasingly several droughts may lead to water shortage. अब क्या होता है कि बहुत सी बार पोल्यूशन के कारण या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी जगहों पे पानी जो है वो कम गिरता है या फिर गिरता ही नहीं, तो उसके कारण क्या होता है कि वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम में आ जाती है, सूखा पड़ जाता है बिल्कुल। हाई टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी कुड आल्सो प्रोड्यूस मोर मॉस्किटो बोर्न डिसीज। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जो मच्छरों की जो बीमारियाँ होती है, ऐसी बीमारियाँ जो मच्छरों से फैलती है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। देखो ये साइक्लोन का डायग्राम दे रखा है, ये फ्लड का डायग्राम दे रखा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है।